हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो आपकी क्लास है जीके सुपरफास्ट रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी लगातार ला रहे हैं, जिसमें आपके लगभग 4 पार्ट आ चुके हैं। ये शायद आपका 5वां पार्ट है, ठीक है। और ये आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए, यानी कि वीडियो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने करंट से रिलेटेड डेटा भी लिया है, तो वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे कि आपकी डिमांड थी कि योजनाएं उत्तर प्रदेश की चाहिए, तो हमने योजनाओं का वीडियो बना दिया है और आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की योजनाएं। कल हम केंद्र की योजनाएं ले आएंगे और कुछ अब गिनी चुनी क्लासेज हैं जो आपकी आएंगी, उसके बाद अपना आप अच्छे से तैयारी करिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लासेज आने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की 5वीं क्लास है हमारी। तो हम आज बात करते हैं, कल हमने बात किसकी कर ली थी? आरबीआई की बात कर ली थी, ठीक है। हमने आरबीआई की बात कर ली थी, लगभग बैंकों की बात कर ली थी। अब हम देखते हैं आगे। आज है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। डेट याद रखिएगा। ग्रामीण बैंक यानी कि जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। और स्वाभिमान योजना जो है क्षेत्रीय बैंक का ही के अंतर्गत आती है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। क्या करेंगे? स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण बैंक से है, ठीक है। इसका संबंध जो है ग्रामीण बैंक से है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि स्वाभिमान योजना जो है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध क्या है? ग्रामीण बैंक से है। बस इतना याद कर लीजिएगा। फिर बात करेंगे हम कि केंद्र सरकार ने केलकर समिति की सिफारिश पर, यानी इनकी बात मानते हुए 1987 के बाद से ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, यानी किस समिति के कहने पर केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया था, तो केलकर समिति के कहने पर बंद किया था, इनकी सिफारिश पर बंद किया था। कब से बंद किया था? 1987 के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण डेटा है, आप याद रखेंगे। एक बार हम और देख लेते हैं, क्योंकि बार बार रिवाइज करेंगे समय ही ज़्यादा लगता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 2 अक्टूबर 1975। फिर बात करते हैं स्वाभिमान योजना किसके अंतर्गत आती है? ग्रामीण बैंक के अंतर्गत आती है। फिर बात करेंगे केंद्र सरकार ने केलकर समिति की बात को मानते हुए 1987 के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो थे इनकी स्थापना को बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। फिर आगे हम देखते हैं नाबार्ड, जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में। बात करेंगे नाबार्ड, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूछा जाता है आपका? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसकी स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अगर पूछा जाए कि नाबार्ड कौन सा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। संवैधानिक निकाय है। और इसकी जो स्थापना की गई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की जो है स्थापना हुई थी। सारे डेटा जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम लेके आए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए नहीं है। तो नाबार्ड की हमने बात की। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, स्थापना 12 जुलाई 1982 को। क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ये एक संवैधानिक निकाय है। 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस नाबार्ड के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे कुछ उद्योग के बारे में। कुछ ईयर ही आपका पूछता है कि ये कब आई, नीति कब आई, इसके बारे में, और अधिक कुछ नहीं पूछता उद्योग के बारे में। तो हम ध्यान से देखेंगे कि आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति, ये क्या है? आज़ादी के बाद की बात करेंगे। आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? 6 अप्रैल 1948 को। ये ईयर आपका कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आपका औद्योगिक नीति से क्वेश्चन आ गया है, इसको मत छोड़िएगा। तो आज़ादी के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को हुई थी स्थापना। और इस समय उद्योग मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो नाम वैसे पूछा नहीं जाएगा, याद रखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस समय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिखा क्या है, लेकिन सुन के आप समझ सकते हैं। तो प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय क्या थे? तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री थे। तो इतनी चीज़ों को हमने याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे उसके बाद क्या आई आपकी? दूसरी औद्योगिक नीति आई। कब आई? 30 अप्रैल 1956 को। दूसरी औद्योगिक नीति कब आई आपकी? 30 अप्रैल 1956 को, यानी कि इसके कितने साल बाद? 8 साल बाद आई। 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति आई। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। फिर आगे हम बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या आई? नई औद्योगिक नीति आई 24 जुलाई 1981 को। नई औद्योगिक नीति कब आई? 24 जुलाई 1981 को, ठीक है।
और इन्होंने बहुत सारे नई उद्योग नीति में बहुत सारे उदारवादी कदम उठाए गए, लेकिन जो आपको डेट याद रखनी है वही याद रखें, इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, 1981 नहीं है, 1991 में है, 24 जुलाई 1991 है। हाँ, 1991 लिखिएगा, 1981 मत लिखिएगा। तो नई औद्योगिक नीति कब आई, इसकी घोषणा कब हुई थी? 24 जुलाई 1991 को। बस इतना चीज़ आप याद रखेंगे। ये चीज़ें हो गई। तो प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को, द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को, और नई औद्योगिक नीति जो है 24 जुलाई 1991 को घोषणा की गई थी इसकी। तो ये भी चीज़ें हम याद रखेंगे। 81 हटा दीजिएगा, 91 होगा, 81 मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ इस्पात कारखाने हैं जो पूछा जाता है कि किसके सहयोग से बने हैं और कहाँ पर हैं ये। ठीक है, तो आपने सुना होगा राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये सारे नाम सुने होंगे। कुछ नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया। ठीक है, ये नाम जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ये 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके इन चारों नामों से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमने जब पंचवर्षीय योजना पढ़ाया था तो आपको सब कुछ बताया था। द्वितीय 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई थी? राउरकेला की स्थापना की गई थी, राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाने की। और ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी के। तो सिंपल सा याद कर रखेंगे कि अगर आपको ये याद है कि राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो आप ऐसे याद करिए, राउरकेला किसके सहयोग से। जहाँ तक ये जगह नहीं पूछी जाती है, आपका ये पूछा जाता है किसके सहयोग से स्थापित है। तो रा इसमें का ले लीजिए, जा इसमें का ले लीजिए, तो सीधे राज हो गया। ऐसे याद कर दीजिए, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। फिर बात करेंगे भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आया था। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। फिर बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी भी स्थापना हुई। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किसके सहयोग से बनी है? ब्रिटेन के सहयोग से बनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र पे। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पर है ये बोकारो? आपका झारखंड में है। किसके सहयोग से बना है? रूस के। और ये एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो है। कहाँ पर है? झारखंड में। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से बना है। तो चलिए इन चारों को हम एक बार और देख लेते हैं कि यही 4 से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और पंचवर्षीय योजना भी याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई है। तो बात करते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बना। कहाँ पर? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। फिर बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना की गई। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। फिर हम बात करेंगे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई इसकी। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। फिर देखते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र, ये अकेली बोकारो इस्पात संयंत्र जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आई थी। बाकी ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। तो बोकारो की स्थापना कहाँ पर हुई? झारखंड में हुई। कब हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और किसके सहयोग से? रूस का। और जो बोकारो इस्पात संयंत्र है आपका, जो बोकारो जो है इस्पात कारखाना है, ये एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब कुछ नाम और हैं। एक है बर्नपुर इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पर है? रूस में है। रूस के सहयोग से बना है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर जो इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। फिर बात करेंगे सलेम इस्पात संयंत्र, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। सलेम जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं भद्रावती और विजयनगर, दोनों याद रखिए, दोनों कर्नाटक हैं आपके और दोनों चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए हैं। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। ठीक है, ये जो भद्रावती है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया था। और ये विजयनगर जो है स्थापित किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो बस इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो बस जो आपको याद रखनी है यही चीज़ें याद रखनी है। तो हमने राउरकेला, भिलाई सारी जान ली। बर्नपुर एक बार और देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में है, रूस के सहयोग से। सलेमपुर तमिलनाडु में है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भद्रावती कर्नाटक में है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया। और विजयनगर जो है चौथी पंचवर्षीय योजना कर्नाटक में है, स्थापित किया गया किसके अंतर्गत? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर हम आते हैं महारत्न कंपनियों की। यहाँ आपका करंट से रिलेटेड डेटा है। तो महारत्न कंपनियाँ अभी तक भारत में जो है 12 हैं। अभी हाल ही में एक नई महारत्न कंपनी बनी है, वही 12वीं कंपनी है आपकी, ये REC। ठीक है, REC है, ये अभी हम बताएंगे क्या होते हैं। देखिए हमने सबका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म हम बताते हैं आपको।
तो ध्यान से सुनेगा, एक बार फुल फॉर्म सुन लीजिएगा। SAIL लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है SAIL, इसका फुल फॉर्म क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर लिखा है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, फिर CIL का मतलब क्या होगा कोल इंडिया लिमिटेड। फिर देखेंगे HPCL, देखिए एक HPCL यहाँ लिखा है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको याद रखिएगा। एक HPCL यहाँ पर है, एक HPCL यहाँ पर है, अभी दोनों को हम बताएंगे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ जो है HPCL, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर देखेंगे गेल क्या है GAIL, गेल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है गेल इंडिया लिमिटेड है। फिर देखेंगे भेल, ऊपर लिखा है BHEL, भेल का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, भेल का होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है BPCL का फुल फॉर्म क्या होगा आपका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और फिर ये जो फिर से आपका लिखा है HPCL, ओके, ये क्या है HPCL, हाँ HPCL, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी HPCL ही कहा जाता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर बात करेंगे IOCL लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आपको वैसे ही याद आ जाएंगी, तो कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा हो जाएगा। फिर बात करेंगे PFC है अगली हमारी 11वीं, कौन सी है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद आती है हमारी आखिरी में क्या है REC का फुल फॉर्म क्या है आपका REC का फुल फॉर्म क्या है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिकल्स कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगाइए। एक ये पूछा जाता है आपका सेल, ONGC, NTPC, गेल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है आपका, भेल पूछा जाता है आपका, BPCL पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हाल ही में स्थापित की गई जो नई सबसे नई है भारत कंपनी, वो कौन सी है, तो वो ये आपकी ये है REC, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके बारे में, ध्यान से सुनेगा, ये करंट का डेटा पूरा लिखा हुआ है। तो हम बात करेंगे सेल जो है आपका स्टील अथॉरिटी, क्या है इसका फुल फॉर्म हमने देखा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी जो प्रमुख है ये है सोमा मंडल, इसकी प्रमुख कौन है सोमा मंडल, कई बार पूछा गया है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और SAIL का सेल का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, याद रखेंगे। फिर ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में, इसके प्रमुख कौन है अरुण कुमार सिंह, ये सब वर्तमान के हैं, इसी समय करंट का डेटा है ये। फिर बात करेंगे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख कौन है गुरदीप सिंह, ये भी मुख्यालय कहाँ है NTPC का दिल्ली में। फिर बात करेंगे HPCL, ठीक है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम करके है, ये पुष्प कुमार जोशी हैं, ये मुंबई के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार लगाइए इस पर भी। इसके प्रमुख कौन है HPCL के प्रमुख है पुष्प कुमार जोशी, कहाँ पर मुंबई में इसका मुख्यालय है। फिर गेल की बात करेंगे संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता, ये भी मुख्यालय कहाँ पर है गेल का, दिल्ली में है। फिर भेल की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में है, और इसके प्रमुख कौन है नलिन सिंघल हैं। और BPCL की बात करेंगे, इसके प्रमुख कौन है G कृष्ण कुमार है, और ये मुख्यालय कहाँ पर है मुंबई में। फिर यहाँ पर HPCL ये पावर ग्रिड वाला है, और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला है, ठीक है। तो इसके कौन है श्रीकांत है, आगे करके कुछ नाम था, और ये गुरुग्राम में है इसका मुख्यालय। फिर बात करेंगे IOCL, ये श्रीकांत माधव वैद्य हैं, और PFC क्या है रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं। तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है दिल्ली में, IOCL का और PFC का मुख्यालय कहाँ पर है दिल्ली में है। फिर REC का हम बात करेंगे, REC यानी कि हमने रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की बात की थी, विवेक कुमार देवांगन जो है इसके प्रमुख हैं। तो चलिए अब मुख्यालय छोड़ते हुए हम एक बार प्रमुख को देख लेते हैं, प्रमुख से क्वेश्चन बनते हैं। सेल की कौन है सोमा मंडल है, ONGC के कौन है अरुण कुमार सिंह है, NTPC के गुरदीप सिंह, CIL के प्रमोद अग्रवाल, HPCL के पुष्प कुमार जोशी, गेल के संदीप कुमार गुप्ता, भेल के नलिन सिंघल, BPCL के G कृष्ण कुमार, HPCL के श्रीकांत, IOCL के श्रीकांत माधव वैद्य, PFC के रविंद्र सिंह ढिल्लो और REC के विवेक कुमार देवांगन। तो ये नाम सारे आपको याद रखने हैं, जिस पे स्टार लगाया है उसको मत भूलिएगा, वो जरूर याद रखिएगा। चलिए फिर आगे हम देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली कुछ संस्थाएं हैं जो भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? पहले आपकी आती है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI, फिर दूसरी आती है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI, फिर भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक यानी कि SIDBI, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है ये SIDBI। और फिर बात करेंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करती हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना कब हुई थी?
1964 में हुआ था और इसका रूपांतरण हो गया था 2004 में। ठीक है, एक बैंक के रूप में इसका रूपांतरण हो गया था 2004 में, तो इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा क्या देखा हमने, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI। तो IDBI का स्थापना जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में 1964 में हुआ था और 2004 में इसका रूपांतरण जो है एक बैंक के रूप में हो गया था। फिर बात करेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFC, इसकी स्थापना 1948 में हुई, याद रख लेंगे इसको। फिर बात करेंगे जो पूछा जाएगा आपका, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक SIDBI इसको बोलते हैं। तो इसका देखिए 88-89 में घोषणा की गई, लेकिन पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया इसने 1990 में और इनका मुख्यालय है लखनऊ में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के प्रमुख कौन है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा SIDBI के। फिर बात करेंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1964 में हुई स्थापना। बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। तो हम क्या देखेंगे, भारत में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हमने देखा, IDBI, IFCI, SIDBI और UTI। SIDBI का मुख्यालय भी पूछा जाता है, कहाँ पर है, लखनऊ में। कार्य करना कब से स्टार्ट किया, 1990 से, और घोषणा कब हुई थी, 88-89 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। अब देखेंगे विनिवेश क्या होता है, एक विनिवेश भी आता है शब्द आपका, ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के, ठीक है, विनिवेश क्या होता है आपका, विनिवेश वो होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के, यह वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा यानी इक्विटी, ठीक है, सरकारी हिस्सा सरकार ने रंगराजन समिति 1991 की सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया 1991 से प्रारंभ की थी। तो ध्यान से एक बार हम और सुनते हैं, देखिएगा ध्यान से। विनिवेश क्या है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके उद्यमों का जो सरकारी हिस्सा है उसे जो है सरकार ने, ठीक है, सरकार ने, एक मिनट, सरकारी हिस्सा जो है, सरकारी हिस्सा बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा बेचा जाता है, बेचा जाता है, याद रखेंगे इसको। तो हमने कहा था विनिवेश में क्या है कि ये वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का जो है सरकारी हिस्सा बेचा जाता है। तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है कि सरकार ने जो है रंगराजन समिति 1991 की सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ कब से कर दी थी, 1991 से कर दी थी। तो एक बार समझ लीजिए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो विनिवेश क्या होता है कि ये वो प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं उनका सरकारी हिस्सा यानी उनकी इक्विटी जो है बेची जाती है। और ये सरकार ने रंगराजन समिति कब आई थी, रंगराजन समिति 1991 में, इनकी सिफारिश पर विनिवेश की प्रक्रिया को आरंभ किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विनिवेश की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई थी, तो हुई थी 1991 से। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सरकारी हिस्सा बेचा जाता है। तो इतनी चीज़ें विनिवेश में हो गई। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो ये मैंने बताया। फिर कुछ उद्योग के बारे में हम जानते हैं, कपड़ा उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है, और कुटीर उद्योग, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जो कपड़ा उद्योग है, तो कृषि उद्योग के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है, तो ये कपड़ा उद्योग है। दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग अगर हम पहला पूछें तो पहला आप कहेंगे कृषि उद्योग है। सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, कृषि देती है, ठीक है, कृषि उद्योग देता है। उसके बाद कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। तो याद रखिए, दोनों पूछे जाते हैं। तो कृषि उद्योग के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग है। फिर बात करें लघु और कुटीर उद्योग, उस पर ध्यान कब दिया गया था, 1977 में ध्यान दिया गया था इसके बारे में। फिर बात करेंगे लघु उद्योग कौन से होते हैं। लघु उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए, अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए निवेश किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके लघु उद्योग कहलाते हैं। कि अधिक से अधिक कितने रुपए निवेश किए गए हों, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए अधिक से अधिक निवेश किए गए हों, वो आपके क्या कहलाते हैं, लघु उद्योग कहलाते हैं। फिर बात करेंगे हम कुटीर उद्योग की। कुटीर उद्योग क्या होते हैं, तो इसमें निवेश की सीमा अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए, 25 लाख रुपए होनी चाहिए। कभी कभी रुपए पूछ लिए जाते हैं, तो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बारे में जान लीजिए। लघु उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए होती है निवेश की, और कुटीर उद्योग में जो है निवेश की सीमा 25 लाख होती है। तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, उम्मीद है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स की 5वीं क्लास है। अब केवल एक क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की आएगी, वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद सारी क्लासेस मर्ज करके एक मैराथन डाल देंगे, ठीक है, सारी क्लासेस एक ही में मर्ज करके एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। आई होप आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ चीज़ें और बतानी है, देख लीजिए। ये चीज़ें हो गई। अब आप ध्यान से सुनिएगा बातों को। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपकी कितनी क्लासेज आनी है, तो वो चीज़ों को ध्यान से सुन लेंगे। आपकी अब एक क्लास आएगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक्स की एक क्लास आएगी आपकी इकोनॉमिक्स की। और करंट की बात करें, उत्तर प्रदेश जो करंट हम पढ़ा रहे हैं, करंट यूपी की एक क्लास आएगी, ठीक है, एक क्लास करंट यूपी की आएगी। एक आपकी आएगी केंद्र की योजनाएं,
केंद्र की योजनाएं, और एक आएगी आपकी इंडेक्स। और इसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, छोटी छोटी वीडियो करके हम डालते रहेंगे। इसके बाद लगभग जो चीज़ें हैं आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम भी आपका नज़दीक है, तो ज़्यादा वीडियो के चक्कर में भी मत पड़िए। तो हमने क्या देखा, एक इकोनॉमिक्स की, एक करंट की, और आपकी एक केंद्र की योजनाओं की, और एक इंडेक्स की। यानी कि ये जो मुख्य रूप से है ये 4 वीडियो अब आएगी आपकी। उसके बाद आपको एग्जाम के बाद देखा जाएगा कुछ, जब कुछ और पढ़ाना होगा तो देखेंगे। तो बाकी ये जो मुख्य क्लासेस हैं ये आपकी आ जाएंगी, और छोटी छोटी वीडियो जो हम आपसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड हैं, जो चीज़ें नई चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें हम लाते रहेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, बस आपकी एक इकोनॉमिक्स की क्लास बची है बस। ठीक है, तो चलिए, अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।